हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। सो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ एक कॉन्सेप्ट जानेंगे रोटेशन के। एंड आफ्टर दैट हम आज ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि फिगर शोज ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है, दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये आपको इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है, ठीक है। अब ये रोल करते हुए नीचे गिर रहा है, ठीक है। और रोलिंग कैसा दिया है? विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग है। नाउ इट्स अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस इज 2/5 mr²। देखिए 2/5 mr² अगर इस स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस, तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया, राइट, हम जानते हैं, ठीक है। फाइंड द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो देखिए जब ये रोल करेगा आगे तो एक तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये सपोज रोल करेगा तो ये रोल इसी तरीके से करेगा, ठीक है। जिस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी तो अकॉर्डिंगली मैं जानता हूं कि अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इसका एंगुलर एक्सीलरेशन भी कुछ आएगा यहाँ पर, क्योंकि बॉडी अंडर ग्रेविटी नीचे जा रही है, ठीक है। तो मुझे लीनियर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। और दूसरा देखिए मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सो दैट इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो हमारी कंडीशन रहेगी रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग, और यहां पर देखिए फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। यहां पर जहां कांटेक्ट पॉइंट है यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। बेसिकली रोल हो रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। लेकिन हाँ, यहां पर हमारा जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो स्लिपिंग तो हो नहीं रही है, स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, बट स्लिपिंग हो नहीं रही है तो हम इसको क्या लेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट में क्योंकि ये कंबाइंड मोशन है। तो एक तो ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा और एक रोटेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है। दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। जब मैं ट्रांसलेशनल मोशन को एनालाइज करूंगा, ठीक है, जब मैं ट्रांसलेशनल मोशन को एनालाइज करूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन होती है? सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू ए। और हम जानते हैं कि ये हम कंप्लीटली टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू एसीएम लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर सेंटर ऑफ एसीएम क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। दूसरी इक्वेशन देख लीजिए हमारी, यहां पर हमको मिलेगी कि नेट टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? ये होगा हमारा ICN अल्फा, ठीक है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा ये हमारा? क्योंकि ICM मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क, हम रोटेशन क्या होता है? रोटेशन जब हम एनालाइज करते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखते हैं। अब ये ऑब्वियसली जब रोल करते हुए नीचे आ रही है तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रही है? एक एक्सिस जो कि पास हो रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये दो इक्वेशंस हमारी हो जाएंगी और तीसरी इक्वेशन हमको कहां से मिलेगी कि इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो प्योर रोलिंग हो रहा है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है? प्योर रोलिंग होती है बेसिकली, प्योर रोलिंग अगर होगी तो ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी आपकी ओमेगा आर होती है और एंगुलर लीनियर एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाता है? लीनियर एक्सीलरेशन आपका हो जाता है अल्फा इंटू आर, ठीक है। इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू आर हो जाएगा। अब ये ए क्या होगा? ए किसी भी पॉइंट का, ठीक है, ये लीनियर एक्सीलरेशन होगा किसी भी पॉइंट का, और यहां पर जो लीनियर एक्सीलरेशन है
वो किसकी वजह से आ रहा है, इस एंगुलर एक्सीलरेशन की ही वजह से आ रहा है, राइट। ये जो लीनियर एक्सीलरेशन है यहाँ पर, ये किसकी वजह से आ रहा है, इस एंगुलर एक्सीलरेशन की ही वजह से आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक्चुअली जो आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है वही आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाती है, ओमेगा आर, ठीक है ना, बीसीएम इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं कि सिमिलरली एसीएम भी क्या है हमारा, ओमेगा सॉरी अल्फा आर हो जाएगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने रोलर की एफबीडी बनाते हैं। जो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है, इसकी अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो देखिए इस पर एक फोर्स तो देखिए यहां लग रहा है, एक फोर्स देखिए सबसे पहले तो ये जो है mg लगेगा, ये mg cos थीटा हो जाएगा और ये mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जब ये रोल आगे की तरफ कर रहा है, जब ये रोल आगे की तरफ करेगा तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ होगा, जब ये बॉडी जब रोल आगे की तरफ कर रही है तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ होगा। देखिए फ्रिक्शन तो रोलिंग फ्रिक्शन है एक तरह से, जिसको हम स्टैटिक इक्वेशन हम कौन सी लेंगे, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की, राइट, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज बेसिकली हमारा क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इस मूवमेंट में जब विदाउट स्लिपिंग हो रहा है तो ये एक तरह से क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, और ये रिलेटिव मोशन को अपोज ही करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, इस बॉडी पे पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब मैं अगर थोड़ा सा अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेंज रीओरिएंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा y है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन होगी हमारी क्या, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m इंटू ACM, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m इंटू ACM, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, ठीक है, x मैं इस तरफ ले रहा हूं, तो सिग्मा, अब ये जब नीचे जा रहा है तो देखिए यही होगा ना, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m इंटू ACM। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अब सिग्मा एफ एक्स है क्या, और x डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m इंटू ACM, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m इंटू ACM। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है। अब दूसरी इक्वेशन देखिए हमको कहां से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन हमको मिलेगी यहां पर बैठ के, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, सिग्मा टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू सिग्मा टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ICM इंटू एल्फा, ठीक है। सिग्मा टाउ एक्सटर्नल, अब यहां पर देखिए सारे एक्सटर्नल फोर्सेस तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास से ही पास करना है। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब कि ये जो mg फोर्स है और तो ऑब्वियसली इसके दोनों कंपोनेंट भी, ठीक है ना, यहीं से पास करेंगे, ठीक है। तो ये जो वेट है ये तो टॉर्क देगा नहीं अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देने वाला फोर्स कौन सा बचा, वो है ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस तरीके से टॉर्क देगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि F
इंटू आर, ठीक है ना। सो एफ इंटू आर इज इक्वल टू आईसीएम 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा, 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा। अब देखिए सिग्मा वाई हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा इस रोलर पे, तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि एफ वाई की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिग्मा एफ वाई 0 होगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मुझको क्या चाहिए है, मुझको पूछा गया है क्वेश्चन में, तो एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पूछा गया है। तो सबसे पहले मुझे एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है, राइट। तो अब देखिए ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन मिली है, सेकंड इक्वेशन को, ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारी और बनेगी ऑफ प्योर रोलिंग की वजह से हमारा क्या आ रहा है, एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। तो ये चार इक्वेशन हमको मिल जाती हैं। अब देखिए अगर मैं थर्ड इक्वेशन का यूज करूं और यहां पर आर अल्फा इज इक्वल टू एसीएम लिख दूं, ठीक है, तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी क्या बन जाएगी, एफ इंटू आर इज इक्वल टू, अच्छा ये एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा बचेगा एफ इज इक्वल टू 2/5 एम इंटू आर अल्फा, जिसको मैं लिख सकता हूं एम इंटू एसीएम, ठीक है, 2/5 एम इंटू एसीएम, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो देखिए हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस 2/5 एम इंटू एसीएम इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम, ठीक है। देखिए ये m कॉमन लेके कट जाएगा, वो इक्वलिटी के दोनों तरफ है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरफ आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2/5 एसीएम प्लस 2/5 एसीएम, ठीक है। सो एसीएम कॉमन आ जाएगा, 2/5 प्लस 1 इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो यहां से देखिए एसीएम सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना आ जाता है, 5g साइन थीटा अपॉन 7 या 5/7 g साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, 5/7 g साइन थीटा। अब हमसे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है मिनिमम ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर, ठीक है, अगर रोलिंग हो रहा है। तो देखिए हमने रोलिंग की कंडीशन लगा के जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लिया है, ठीक है। अब उसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मेरे पास फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारा, म्यू इंटू एन होता है, एन हमारे पास है ही है, ठीक है, तो वहां से म्यू आ जाएगा। सो तो अब देखिए
putting this value of center of mass acceleration in equation 5, ठीक है, इन इक्वेशन 5। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, F आ जाएगा 2/5 m इंटू 5/7 g sin थीटा, ठीक है। 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2/7 m g sin थीटा, 2/7 mg sin theta, but we know that f is equal to mu into n, but f हमारा क्या होता है, f होता है हमारा mu into n, therefore mu into n, n हमारा क्या है mg cos theta, mg cos theta is equal to हमारा क्या हो जाएगा 2/7 mg sin theta, ठीक है। mg कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका क्या आ जाएगा 2/7 tan थीटा, ठीक है। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली फाइनली क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 2/7 tan थीटा। अब देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये म्यू मिनिमम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसके लिए प्योर रोलिंग होते हुए ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोला है कि यहाँ पर इस समय अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा लग रहा है दैट विल बी लेस देन म्यू एन, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 एम जी साइन थीटा, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स एफ बस इधर कर दिया है, म्यू एन इधर कर दिया है। तो देखिए ये जो म्यू की वैल्यू आएगी ये होगी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 tan थीटा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू मिनिमम इतनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे इतनी या फिर इससे ज्यादा बड़ी, आंसर ये आ रहा है किसके लिए, अगर हमने प्योर रोलिंग एज्यूम किया है तो म्यू मिनिमम यहां से क्या आ जाता है, सो म्यू मिनिमम विल बी 2/7 tan थीटा, म्यू मिनिमम विल बी 2/7, और यही मुझसे पूछा गया है, राइट। म्यू मिनिमम विल बी 2/7 tan थीटा। नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी क्या होता है, ठीक है। अगर बॉडी रोल कर रही है तो देखिए उसके पास क्या है, उसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक तो ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, क्योंकि रोलिंग बॉडी एक तरह से है क्या, रोलिंग बॉडी एक तरह से क्या है, हमारा कंबाइंड मोशन है, राइट। रोलिंग मोशन हमारा क्या है, कंबाइंड मोशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, अगर मैं रोलिंग बॉडी देखूं तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास आगे जाता है VCM वेलोसिटी से, ठीक है, और ये ओमेगा वेलोसिटी से एक तरह से रोटेट भी कर रही है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आएगी वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हाफ टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू VC स्क्वायर प्लस हाफ IC ओमेगा स्क्वायर, राइट।
सिंपली ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए अगर ये प्योर रोटेशन है, प्योर रोलिंग, सॉरी, अगर ये प्योर रोलिंग है तो देखिए मैं लिख सकता हूं VC इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक। जहां पर आर इसकी क्या है, रेडियस है। VC इज इक्वल टू ओमेगा आर, जहां पर आर इसकी क्या है, रेडियस है। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ IC ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं, हाफ ओमेगा स्क्वायर, तो अंदर देखिए क्या बचता है, MR स्क्वायर प्लस IC, ठीक है। तो क्या मैं एक तरीके से देख सकता हूं यहाँ पे ये MR स्क्वायर प्लस IC क्या है, MR स्क्वायर प्लस IC, अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली एक एक्सिस, उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। और ये एक्सिस कैसी है, पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू द एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये सपोज इसको मैं O पॉइंट दे रहा हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये जो एक तरीके से फॉर्मूला आ गया, ये आ गया हाफ I0 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह से ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी आ रही है, ये किसके बराबर है, ये काइनेटिक एनर्जी है कि अगर मैं इस मूवमेंट की बात कर रहा हूं, जिस मूवमेंट पे, तो ये एक तरीके से हमको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है और ये बता रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये देखिए ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर कोई बॉडी सपोज किसी समतल पे मूव कर रही है, ठीक है, मतलब प्लेनर मोशन कर रही है, किसी समतल पे मूव कर रही है, ठीक है, और ये किसी समतल पे ये कैसे भी मूव कर रही है, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, जरूरी नहीं है रोलिंग हो, ठीक है, ये बस कैसे भी मूव कर सकती है। तो कहीं ना कहीं हमको इसी समतल पे, इसी प्लेन पे एक पॉइंट मिल सकता है, सपोज ये पॉइंट है, जो पॉइंट उस क्षण के लिए रेस्ट पे होगा, उस क्षण के लिए जब ये बॉडी मूव कर रही है, तो ये बॉडी किसी भी कैसे भी मूव कर सकती है, बस एक प्लेन पे मूव कर रही है, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब किसी भी क्षण आप देखोगे तो आपको एक पॉइंट मिल सकता है, हर एक क्षण पे वो पॉइंट डिफरेंट लोकेशन पे होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसी एक मूवमेंट में, किसी एक क्षण पे अगर आप देखेंगे तो उस क्षण क्या होगा, उस क्षण आपका जो ये पॉइंट है, सपोज मैंने अभी वो पॉइंट O मान लिया है, ये पॉइंट जो है रेस्ट पे होगा, या ये पॉइंट आपका बाहर भी लाई कर सकता है, ये पॉइंट आपका इस बॉडी पे भी लाई कर सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका बॉडी से बाहर भी लाई कर सकता है और ये पॉइंट आपका बॉडी पे भी हो सकता है, ठीक है। तो उस क्षण क्या होगा, उस क्षण ये पॉइंट रेस्ट पे होगा, ठीक है, और बाकी सारे पार्टिकल्स इस बॉडी के इस क्षण पर इस पॉइंट के अबाउट किसी ना किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे, ठीक है।
बॉडी कैसा भी मोशन कर सकती है, उस पर नहीं डिपेंड करता है। बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक समतल पे घूम रही है, एक समतल पे मोशन हो रहा है इस बॉडी का, प्लेन पे। तो आपको हर एक क्षण पे ऐसा पॉइंट मिल सकता है जो कि रेस्ट पे होगा, और बॉडी के बाकी सभी पॉइंट्स, बॉडी के बाकी सभी पॉइंट्स मतलब पार्टिकल्स, उनकी जो बॉडी के बाकी सभी पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो इस पॉइंट के अबाउट एक सर्किल में मूव कर रहे होंगे। उन सर्किल की अलग अलग रेडियस होगी, ठीक है। उन सर्किल, कोई सेम सर्किल में नहीं मूव करेगा, अलग अलग रेडियस के सर्किल में मूव करेंगे। तो इससे क्या मतलब है, मतलब देखिए अब सर्किल में जब कोई मूव करता है तो देखिए क्या होता है, सर इस पॉइंट के अबाउट सर्किल में मूव करता है सेंटर के अबाउट। तो अगर मैं सेंटर से किसी पॉइंट की लोकेशन देखूं तो ये हो जाएगी उस पॉइंट की लोकेशन आर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू रेडियस आर, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां पर लगाऊं तो देखिए अब अगर ये बॉडी जैसे भी मूव कर रही हो तो हर एक पॉइंट की कुछ नेट वेलोसिटी होगी, हर एक पॉइंट की कुछ नेट वेलोसिटी होगी, ठीक है। हर एक पॉइंट की कुछ नेट वेलोसिटी होगी, ठीक है। जो भी इन पॉइंट की इस मूवमेंट पे नेट वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, नेट वेलोसिटी होगी, वो हमेशा ही क्या होगी, ये जो लाइंस हैं इनके परपेंडिकुलर होगी। ये जो लाइंस हैं इनके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने का। अगर हमको दो पार्टिकल्स की कोई बॉडी अगर मूव कर रही है और उस मूवमेंट पे उस बॉडी का हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हो जाती है कि अगर हमको दिया गया है, कुछ अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि एक केस ये हो गया कि अगर हमको किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की, उस बॉडी के किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की नॉन पैरेलल वेलोसिटी दी है, मतलब दो पार्टिकल्स की, उन दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी दी है जो कि आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो हम उन दोनों वेलोसिटी पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो जो परपेंडिकुलर जहां पर भी मीट करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करने वाली एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर होगी किसके, इस प्लेन के, जिस प्लेन पे ये बॉडी मूव कर रही है। ये बॉडी कैसे भी मूव कर सकती है, जिस प्लेन पे ये बॉडी मूव कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि पास हो रही है इस सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको बोल देते हैं, ठीक है, IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एक तो केस ये हो गया कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन किसी बॉडी का पता करना है और वो बॉडी हमारी क्या हो रही है, वो बॉडी हमारी मूव कर रही है किसी एक प्लेन पे, ठीक है। तो पहला केस, अगर उस बॉडी का मुझे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पता करना है, और केस फर्स्ट कि हमको क्या दिया गया है, ये बॉडी कैसे भी मूव कर रही थी, इसके किसी दो पार्टिकल की वेलोसिटी हमको नेट वेलोसिटी दे दी गई थी, ठीक है। किसी दो पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी दी गई वो क्या है, नॉन पैरेलल वेलोसिटी। तो क्या गिवन है कि गिवन द नॉन पैरेलल वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है। और हमको क्या करना है,
कि इस मूवमेंट पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये देखिए यहां पर आके ये दोनों मीट करते हैं। ठीक है, यहां पर आकर ये दोनों मीट करेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और यहां से पास होने वाली एक्सिस क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाता है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि अगर बॉडी में हमको किन्हीं दो पॉइंट की वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, बट पैरेलल है। ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट की वेलोसिटी दी गई है बट वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेलोसिटीज ऑफ एनी टू पार्टिकल्स। तो मैं दो केस ले रहा हूं। एक केस है जिसमें एंटी पैरेलल वेलोसिटी दी गई है, ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और दूसरा क्या है हमारा, ये P और Q दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये वेलोसिटी Vp है, ये वेलोसिटी Vq है। अब इतना तो कॉमन सेंस से क्लियर होता ही है कि देखिए अगर ये पार्ट इस तरफ जा रहा है, ये पार्ट इस तरफ जा रहा है, तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो इनका जब एंटी पैरेलल है, जब दो पार्टिकल की वेलोसिटी एंटी पैरेलल दी गई है, तो इनका इंस्टेंटेनियस और सेंटर ऑफ रोटेशन कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा पहले तो, और इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कुछ इस तरीके से बॉडी मूव कर रही होगी, भले ही आगे ऐसे कुछ जा रही हो, बट ये कुछ इसी तरीके से जा रही होगी। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर लाइन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज ये परपेंडिकुलर होगा इन वेलोसिटी के भी। ठीक है, ये जो लाइन है ब्लू वाली ये परपेंडिकुलर होगी इनकी वेलोसिटी के भी। और दूसरा, अब मुझे देखिए ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं, ये सपोज वेलोसिटी Vp है, ये Vq है। ठीक है, ये Rp और ये Rq। ठीक है, तो अगर मैंने क्या बताया, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है कि बॉडी उस मूवमेंट पे उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही होती है। ठीक है, बॉडी उस मूवमेंट पे उस क्षण पर उस पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट खुद रेस्ट पे होता है और सारे पार्टिकल उस पॉइंट के अबाउट एक तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। अलग अलग रेडियस के सर्कल हो सकते हैं बट सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया, प्योर रोटेशन। अगर प्योर रोटेशन कर रही है तो आपको पता है कि अगर यहां पर इसके अबाउट आपको एंगुलर वेलोसिटी दी जाए ओमेगा, किसके अबाउट, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी दी जाए ओमेगा, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा आपका Vp बाई Rp, जो कि इक्वल हो जाएगा Vq बाई Rq। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन देखिए आपको क्या है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, जिन पार्टिकल की आपको वेलोसिटी दी गई है, तो यहां से Rp प्लस Rq क्या हो जाएगा, D।
तो इन दो इक्वेशंस के जरिए आप क्या है ये निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की लोकेशन। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों वेलोसिटी पैरेलल हैं, अगर ये दोनों वेलोसिटी कैसी हैं, दोनों वेलोसिटी आपकी पैरेलल हैं, ठीक है, तो जो अब देखिए दोनों वेलोसिटी पैरेलल है और आपको पता है कि आईसीआर क्या होता है, जिसके अबाउट सारे पार्टिकल जो हैं उस मूवमेंट पे, जिसके अबाउट सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, उस मूवमेंट पे जिसके अबाउट सारे पार्टिकल्स प्योर रोटेशन में होंगे। तो अब यहां से इतना क्लियर होता है कि ये बॉडी कुछ ऐसे भी अगर जा रही है तो इस मूवमेंट पे किसी एक पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है, जो कि कहां लाई करेगा, इन दोनों के बीच में नहीं बल्कि कहीं दूर। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं, ये आपका आरपी है, ये आरक्यू, ये क्या डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस सपोज दी गई है जिन पार्टिकल्स की आपको, ये अगर डी दी गई है तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू आरपी माइनस आरक्यू। और अगेन दूसरी इक्वेशन देखिए, ओमेगा तो इसके अबाउट क्या है, अगर ओमेगा इसके अबाउट दिया गया है तो प्योर रोटेशन में ये फर्स्ट इक्वेशन तो सेम रहेगी कि वीपी बाई आरपी इज इक्वल टू वी क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। तो देखिए यहां पर अगर आप किसी भी मूवमेंट पे देखें, अगर बॉडी रोल कर रही है, राइट, सो अगर बॉडी रोल कर रही है तो आप किसी भी मूवमेंट पे देखें, किसी भी क्षण देखें, तो हमारा कौन सा पॉइंट होता है जो कि रेस्ट पे होता है और जिसके अबाउट बाकी सारे पार्टिकल्स क्या है, प्योर रोटेशन में देखेंगे, वो हमारा पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो देखिए इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या आती है, ये होता है VCM, ये होता है ओमेगा आर। ठीक है, अब ये जो नेट वेलोसिटी आती है, अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो नेट वेलोसिटी VC एंड ओमेगा आर इक्वल होते हैं, ये कुछ एंगल 45 डिग्री पे आएगी। ठीक है, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी। तो किसी भी पार्टिकल को अगर मैं देखूं तो वो उस मूवमेंट पे जिस भी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, नेट वेलोसिटी, ठीक है, जिस भी नेट वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, वो नेट वेलोसिटी हमेशा उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी जो लाइन उस पार्टिकल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा जो होता है एक तरह से इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाता है। और देखिए इसीलिए हमारा कुछ प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा एक्सप्रेशन भी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन है a uniform disk of mass m and radius r is projected horizontally and radius r is projected horizontally. With velocity v naught on a rough horizontal floor. With velocity v naught on a rough horizontal floor. So that it starts off with a purely sliding motion. So that it starts off with a purely sliding motion at t is equal to 0. At t is equal to t naught seconds, it acquires a purely rolling motion. At t is equal to t naught seconds, it acquires a purely rolling motion. So calculate the velocity of the center of mass. Calculate velocity of center of mass of the disk at t is equal to t naught. t is equal to t naught पे हमको velocity of the disk, velocity of the center of mass of the disk बताना है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन ये ऐसा कह रहा है कि इनिशियली जब t is equal to 0 पे इसको प्रोजेक्ट किया गया था तो ये प्योरली स्लाइडिंग था, प्योरली स्लाइडिंग था, ठीक है। तो यहां पर ये जो होगा, सपोज इनिशियली किस वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी v नॉट हमने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। तो ये पूरा स्लाइड होते जा रहा था। तो जब ये स्लाइड कर रहा होगा तो ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है। जब ये स्लाइड कर रहा है तो ये क्या है, ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। स्लाइड करते करते अब जब ये स्लाइड करेगा इस पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। स्लाइड करते करते क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, जब वेलोसिटी काफी कम हो गई है, ठीक है, तो ये पॉइंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फिर रोल, जो कि टाइम हमको दिया गया टी नॉट, उस टाइम पे ये रोल करने लगता है, ठीक है। उस टाइम पे ये रोल करने लगता है। उस मूवमेंट पे जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा, उस पॉइंट पे मुझको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताना है, राइट। तो अब देखिए हम एज्यूम ये कर लेंगे कि ये जो हमारा एक्सीलरेशन है, चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो वेट mg है, ठीक है, जो कि किसके नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स इस पर कुछ ऐसे पीछे की तरफ लग रहा होगा, यहां से
देखिए फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों ही कहां से, सरफेस से लग रहे होंगे, mg सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन आपका पास कहां से करेगा, सेंटर ऑफ मास से। तो खैर अब देखिए ये F हमारा क्या हो जाएगा, F हमारा हो जाएगा म्यू इंटू एन, ठीक है। F हमारा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। लेकिन n हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा mg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सिग्मा Fy 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू mg हो गया, तो F हमारा यहां से क्या आ जाएगा, म्यू इंटू mg, ठीक है। F हमारा आ जाता है म्यू इंटू mg। अब ये हमारी हो जाती है। अब देखिए और इसके अलावा तो और कोई फोर्स इस बॉडी पे फिलहाल लग नहीं रहा है, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स जो बचा वो कौन सा है, वो सिर्फ है ये फ्रिक्शनल फोर्स F, ठीक है। तो ये F इज इक्वल टू, अगर मास ऑफ द बॉडी m है, ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे सिग्मा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ए। अच्छा ये a क्या है, ये a सेंटर ऑफ मास का ही एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो m इंटू ए, ठीक है। अब देखिए सिग्मा F एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब जो हमने एज्यूम किया एक्सीलरेशन, तो ये क्या है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ना होगा, एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि ये एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, रिटार्डिंग, तो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो ए हमारा यहां से क्या आ जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। तो a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा म्यू जी बाई, a हमारा हो जाएगा सिंपली म्यू जी, ठीक है। नेगेटिव साइन मैं इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमको क्लैरिटी है कि ये हमारा कैसा है। चलिए डायरेक्शन तो मैंने उधर शो ही कर दिया है, तो आप सिंपली इसका मैग्नीट्यूड यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, म्यू जी, ठीक है। एक्सेलरेशन का हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, म्यू जी, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, ठीक। अब देखिए म्यू भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो ये कैसा हो गया, एक्सीलरेशन हमारा ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब मुझको वेलोसिटी bc चाहिए है, मुझे टाइम भी दिया गया है, ये टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे है, तो मुझे अगर वेलोसिटी bc चाहिए, ठीक है, मुझे अगर वेलोसिटी bc चाहिए है, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए देखिए मैं क्या लिखूंगा, bc इज इक्वल टू v नॉट प्लस at, ठीक है। तो bc तो bc है, इसी डायरेक्शन में है, मैंने अपनी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूंगा और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो bc हमारा bc हो गया, v नॉट भी पॉजिटिव है, माइनस वैल्यू क्या है एक्सीलरेशन की, म्यू जी इंटू टी। जब कंबाइंड मोशन होता है तो कंबाइंड मोशन को कैसे देखते हैं, वेल सेंटर ऑफ मास हमारा कैसा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा, और बाकी जो होगा बॉडी वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। इसी तरीके से हमको हर क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं, किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए।
आपको पता है ये जो ए है ये एक्चुअली क्या है, एसी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये टाइम आपको टी नॉट लगा, ठीक है। अब द प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमको वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो आ गया मेरा एट टाइम टी नॉट, लेकिन म्यू की वैल्यू हमको नहीं दी गई है कहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हमको कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो पहले तो फिलहाल अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट। अब देखिए जब ये मोशन पहले स्टार्ट हुआ तो प्योरली स्लाइडिंग मोशन था, ठीक है, प्योरली स्लाइडिंग मोशन था, लेकिन अभी भी यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ रोटेशन जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए टॉर्क लग रहा है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, टॉर्क देखिए हर मूवमेंट पे टॉर्क तो लग ही रहा है, यहां से बॉडी यहां तक आएगी, भले स्लाइड करते हुए आई हो, लेकिन टॉर्क तो हमेशा ही प्रेजेंट था, क्योंकि देखिए कौन टॉर्क देगा यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टिन्यूसली टॉर्क देगा, तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन तो थी, तो अगर टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है, टॉर्क है एक्सटर्नल, ठीक है। अब नेक्स्ट एनालिसिस हम क्या करना है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के करना है, तो जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम रोटेशनल एनालिसिस करेंगे, रोटेशन मोशन देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली हमारे पास ये टॉर्क प्रेजेंट था। अब जब ये टॉर्क हमको देगा तो टॉर्क के साथ साथ कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए अगर ये टॉर्क प्रेजेंट था तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी देखिए क्या आती है, जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, एनालिसिस ऑफ रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये क्या था हमारी, एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन हमने देखा था, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में देखिए सिग्मा टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, ICM इंटू अल्फा, ठीक है, ICM इंटू अल्फा। अब नेट एक्सटर्नल टॉर्क ये है क्या, देखिए नेट एक्सटर्नल टॉर्क है F इंटू आर, ये रेडियस आपकी क्या है, R है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F इंटू आर, और ICM क्या हो जाएगा, हमको आई थिंक ये डिस्क दिया गया था, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, और ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स F हमारा होता है क्या, F होता है म्यू इंटू एम जी, तो म्यू इंटू एम जी इंटू आर, ये हमारे क्या हो जाएगा, mr²α/2, यहां से हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये एक आर कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, अल्फा हमारे पास आता है 2μg/r। अल्फा क्यों निकाला है, क्योंकि देखिए हमको दिया गया है कि यहां पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, यहां पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर यहां पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, अभी हमने लास्ट प्रीवियसली अभी एक क्वेश्चन देखा, उसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमको मिलती है ट्रांसलेशनल मोशन को एनालिसिस करके, सेकंड इक्वेशन हमको मिलती है रोटेशनल मोशन की एनालिसिस करके, थर्ड इक्वेशन हमें मिलती है प्योर रोलिंग को लगा के, ठीक है, प्योर रोलिंग दैट इज V इज इक्वल टू ओमेगा आर वाली, VC इज इक्वल टू ओमेगा आर वाली कंडीशन लगा के वो हमको प्योर रोलिंग वहां से मिलेगी, ठीक है। तो वो कंडीशन हम कहां पर लगा सकते हैं, एट T इज इक्वल टू T नॉट ही वो कंडीशन लगा सकते हैं।
यस। सो एट टी इज इक्वल टू टी नॉट हम क्या लगा सकते हैं, वो प्योर रोलिंग कंडीशन लगा सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हमको चाहिए क्या, ओमेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने अल्फा क्यों कैलकुलेट करा, अगर मुझे यहाँ ओमेगा चाहिए था, क्योंकि देखिए ओमेगा यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोशन कैसा था, ठीक है। तो रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कॉन्टिन्यूसली वहां पर क्या था, एक टॉर्क लग रहा था जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली पूरे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी नॉट तक एक एंगुलर एक्सीलरेशन था जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये भी एक तरह से कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन मोशन है, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन मोशन है। तो ये भी आपका कैसा हो गया, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो आप फिर से अब ओमेगा एट टी इज इक्वल टू टी नॉट निकालने के लिए, ओमेगा टी नॉट पे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से ओमेगा एट 0 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी रखेंगे। अब देखिए जब ये टॉर्क कैसा दे रहा है, ये टॉर्क दे रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, टॉर्क इनसाइड है, मतलब अंदर की तरफ। अगर हम राइट हैंड कर्ल रूल से निकालें तो टॉर्क देखिए अंदर की तरफ होगा, और ये रोटेट भी ऐसे ही करने लगेगा। तो ओमेगा टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब ओमेगा की भी डायरेक्शन अंदर ही की तरफ होगी, ठीक है। तो ओमेगा भी अंदर की तरफ होगा। तो मैं ये सिंपली स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा ओमेगा नॉट, अब इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो प्योर स्लाइडिंग था, तो ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब स्टार्ट किया था तब प्योर स्लाइडिंग था, बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लिप भी आएगा और थोड़ा बहुत रोटेशन भी आएगा, ठीक है, लेकिन प्योर रोलिंग यहां पर स्टार्ट होगी। तो देखिए ओमेगा ओमेगा हमारा जो आएगा, ओमेगा एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, वो हो जाएगा 0 प्लस अल्फा टी 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। तो अब यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, ये ओमेगा आर इज इक्वल टू, ओमेगा क्या है, ओमेगा इस मूवमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट। ओमेगा क्या है, इस मूवमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी है, टी इज इक्वल टू टी नॉट, जब हमारा प्योर रोटेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर अब देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी नॉट, ठीक है। ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी नॉट, ठीक है। इक्वेशन 1 को थोड़ा सा हम अगर और रिफाइन करें, देखिए हमको बेसिकली म्यू को रिप्लेस करना है, ठीक है, और हमको चाहिए क्या है, बीसी चाहिए, ठीक है। अच्छा जब यहां पर इस मूवमेंट पे आने की बात है, टी इज इक्वल टू टी नॉट, हमको पता है टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हमारा क्या है, दिस इज प्योर रोलिंग स्टेट, है ना। टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हमारी क्या है, प्योर रोलिंग हो रही है। तो t इज इक्वल टू टी नॉट में जब हमारी प्योर रोलिंग हो रही है तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा vc इज इक्वल टू ओमेगा आर, vc इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये देखिए थर्ड इक्वेशन आप यहां लगा सकते हैं। तो vc इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, vc इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी नॉट, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको आपस में यूज करके हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, vc, ठीक है। तो देखिए हमको म्यू जी टी नॉट को रिप्लेस कर देना है, ठीक है, म्यू जी टी नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। तो देखिए यहां पर म्यू जी टी नॉट यहां से क्या आएगा, या सिंपली आप ऐसा करिए 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन, 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन सॉरी 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन, 2 को मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 1 से और ऐड कर दीजिए इसको सेकेंड इक्वेशन के साथ,
ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 2vc इज इक्वल टू 2v0 माइनस 2μg t0, ठीक है। और इसको ऐड करना आपके सेकेंड इक्वेशन में 2μg t0, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 3bc इज इक्वल टू 2v0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से bc क्या आ जाएगा, bc सेंटर ऑफ मास की ये आपका क्या आ जाता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। तो कभी भी अगर रोलिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो हमको याद रखना है कि ये रोलिंग में हमको कैसे देखना है रोलिंग को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t0 के बीच प्योर रोलिंग था ही नहीं, तो यहाँ पर रोलिंग प्लस स्लाइडिंग था। फिर भी हमारी एनालिसिस का डायरेक्शन सेम रहा, क्या कि पहले हम एनालाइज करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, फिर हम एनालाइज कर रहे थे रोटेशनल मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और फिर जिस भी मूवमेंट में हमारी प्योर रोलिंग आती है उस मूवमेंट पे हमने क्या कर लिया, ओमेगा आर लगा लिया, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाती है 2/3v0। तो अब चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। ग्रेविटेशन, देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब यही नहीं है कि जो बॉडीज अर्थ के अराउंड है, ठीक है, ये अर्थ है और आप यहाँ हैं या यहाँ पर कोई एप्पल गिर रहा है, ठीक है, या फिर कोई स्टोन, ठीक है, ये आपकी अगर गिर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ यहीं तक वैलिड नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए हम जानते हैं कि अगर सन है तो प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ के अराउंड हमारी सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, मून, ठीक है ना, जो कि हमारी नेचुरल सैटेलाइट है मून, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, ठीक है। तो उपग्रह ग्रहों के चारों तरफ घूम रहे हैं, ग्रह सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, पूरी गैलेक्सी हमारी घूम रही है, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब इन सब प्लैनेटरी बॉडीज में, ये इनको सबको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या हो गई, एक तरह से पूरे यूनिवर्स में पूरे यूनिवर्स में जहां पर भी आपका मास है, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से होता है, मास की वजह से होता है। तो जहां पर भी आपका मास, जहां पर भी आपका द्रव्यमान मिलेगा किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में, जहां पर भी आपका द्रव्यमान होगा वो उनके बीच में जो है कुछ ना कुछ फोर्स लगता ही रहता है, जो कि हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। द्रव्यमान की वजह से लगने वाला फोर्स हमारा क्या होता है, अगर दो बॉडीज जिनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का सोर्स क्या है, उनका द्रव्यमान, ठीक है, तो वो हमारा सिंपली क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो रोटेशन हो रहा है, सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये जो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो उस पर भी हमारा किस फोर्स की वजह से घूम रहा है, हमको पता है कि अगर चंद्रमा हमारा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है तो देखिए एक हमको चाहिए होता है क्या, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है, तो एक सर्कुलर मोशन जब भी होगा, सर्कुलर मोशन तभी हो सकता है जब
एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो, ठीक है। सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है, देखिए सर्कुलर मोशन कब पॉसिबल है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए इस मूवमेंट पे इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, अगले मूवमेंट पे क्या है, अगले मूवमेंट पे इस डायरेक्शन पे होगी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। और वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, वेलोसिटी को वो कंपोनेंट चेंज करता है एक्सीलरेशन का जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी की डायरेक्शन को वो कंपोनेंट चेंज करता है एक्सीलरेशन का जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां से क्लियर होता है कि एक परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन जरूरी है, यहां से क्लियर होता है कि एक परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन हमारा जरूरी है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन आएगा किसकी वजह से, किसी ना किसी फोर्स की वजह से जो कि सेम डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ठीक है ना। तो वो फोर्स हमारा क्या होता है, वही फोर्स हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स चंद्रमा को कौन प्रोवाइड कर रहा है जब वो अर्थ के किनारे किनारे घूम रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स चंद्रमा को कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो अर्थ जब वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, वो हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होती है, थोड़ा सा इलिप्टिकल होती है, लेकिन उस केस में भी देखिए तो आपके पास आपको ये क्लियर है कि अगर ये इलिप्स भी बनेगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमेगा, तब भी डायरेक्शन वेलोसिटी का हमेशा चेंज होता रहेगा। वो किस फोर्स की वजह से, जो फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, और ये फोर्स यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से यूनिवर्स पूरा जहां पर भी आप देखेंगे रोटेशन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। हमने पढ़ा था हमने डिस्कस किया था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब फोर्स की बात कर रहे थे कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो बॉडीज हैं और उन दो बॉडीज के बीच में, उन दो बॉडीज के पास अपना द्रव्यमान है, तो उन दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हाँ, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स का हमको जनरली एहसास नहीं होता है, क्यों, वो हम अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, बेसिकली मैं बोलूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो जो डिस्कवरी हुई है, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली न्यूटन ने आके बोल दिया था, राइट, सीधा न्यूटन ने आके नहीं बोला था। उससे पहले केपलर ने अपने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे, ठीक है, केपलर ने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे, राइट। ये 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम अभी आगे इसमें वो भी देखेंगे, लेकिन ये जो 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन थे, इसमें जस्ट एक बेसिस समझा दिया था कि मोशन प्लैनेट्स का कैसा होता है, ठीक है। कोई फोर्स नहीं दिया था कि मतलब बेसिकली किसी फोर्स को क्वांटिफाई किया हो या फोर्स का फॉर्मूला दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय न्यूटन, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन द ग्रेविटेशनल फोर्स is always the force of attraction, and the gravitational force is directly proportional to the product of masses, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब दो अगर हमारे पॉइंट मास है, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा कि फिर से ये जब हम बात करेंगे तो ये कैसे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, मतलब ये पॉइंट मास है, ठीक है, पॉइंट मास, ठीक है। तो 2 पॉइंट मास है,
उनके बीच की दूरी अगर r है, ठीक है, और उनका एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो ये आ जाता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहां पर g की वैल्यू क्या होती है, वेयर g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इतनी छोटी वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इतनी छोटी वैल्यू है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो फोर्स किसी भी दो पार्टिकल के बीच में निकल के आएगा, ठीक है, फोर्स किसी भी दो पार्टिकल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो पार्टिकल के बीच में अगर निकल के आएगा वो इतना कम होगा कि वो नॉर्मली हम फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है, किस वजह से, क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है, 10 टू द पावर माइनस 11, राइट, 10 टू द पावर माइनस 11 जो कि बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप कब तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, नॉर्मली कब तक एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है, जब तक इनमें से कोई एक पार्टिकल का मास बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली हाई ना हो, जब तक कि इनमें से किसी भी एक पार्टिकल का मास एक्सट्रीमली हाई ना हो तब तक ये इस फोर्स को एक्सपीरियंस करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है। अब देखिए बात आती है पॉइंट मास। तो पॉइंट मास का मतलब क्या है कि मैं मास को, वैसे भी हम लोग पूरा मास किसी भी बॉडी का कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। किसी भी बॉडी का मास हम कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। तो सपोज जब भी हम अपने और अर्थ के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो बेसिकली वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में है, तो रेडियस उसके लिए हम कौन सी लेंगे, हमारे सेंटर ऑफ मास से अर्थ के सेंटर ऑफ मास के बीच की। ये हमारी वो डिस्टेंस r होगी जो r हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिखे है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी बॉडी का मास जब कहा मान लेते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, राइट। अब देखिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में लगता है तो उन दो बॉडी के बीच में किस लाइन के अलोंग लगता है, द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू बॉडीज। मतलब दो बॉडी के सेंटर ऑफ मास को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसी लाइन के अलोंग हमारा जो है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऐसा फोर्स जो कि अलोंग द लाइन लग रहा है, ठीक है, ऐसा फोर्स जो कि अलोंग द लाइन लग रहा है, ये फोर्स क्या होता है हमारा, कभी भी इसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं So characteristic of gravitational force. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो पहली है कि ये जो फोर्स है ये
it acts along the line joining two masses. It acts along the line joining two masses. दूसरा हमारा होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब कि वर्क डन बाय दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे नहीं डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ. तीसरा देखिए, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा होगा कि ये सराउंडिंग पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सराउंडिंग. जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारा जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट ये नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सराउंडिंग. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सराउंडिंग. एंड इट इज वैलिड. अब देखिए ये जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी वैलिड है और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना. तो जैसे कि इंटरप्लैनेटरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी, इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंसेस, ठीक है, उनके लिए भी वैलिड है और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी वैलिड है, ठीक है. सो ये कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.